कुछ लिख के सो, कुछ पढ़ के सो, तू जिस जगह जागा सवेरे उस जगह से बढ़ के सो। जय हिंद आप सभी को। ये पंक्तियाँ जिस कवि की हैं, भवानी प्रसाद मिश्र, आज उन्हीं की कविता हम पढ़ने जा रहे हैं। ये कविता जो कि 11वीं कक्षा के हिंदी पाठ्यपुस्तक में संकलित है। भवानी प्रसाद मिश्र, इन्हें हिंदी के सहज लय का कवि कहा जाता है। इनका जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद के टिगरिया गांव में सन 1913 में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं सतपुड़ा के जंगल, सन्नाटा, गीत फरोश, चकित है दुख, बुनी हुई रस्सी, खुशबू के शिलालेख, अनाम तुम आते हो, इदन नमम इत्यादि इनकी प्रसिद्ध कविताएं, जिसमें गीत फरोश इनकी सुप्रसिद्ध कविताओं में से एक है। इन्हें भारत सरकार और सुधी पाठकों से बहुत सारे सम्मान भी मिल चुके हैं। इनकी मृत्यु सन 1985 में हुई। भवानी प्रसाद मिश्र का लेखन सहज और व्यक्तित्व भी सहज है। जैसा कि ऊपर लिखी पंक्तियों से स्पष्ट होता है कि उनका मानना है कि जीवन में हमेशा आगे बढ़ के ही चलना चाहिए, इसी का नाम जीवन है। और बड़ी सहजता के साथ वो ये बात कह देते हैं। कविता और साहित्य के साथ साथ राष्ट्रीय आंदोलन में भी इनकी भागीदारी रहा करती थी। यहाँ भी जो हम कविता पढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं इस चीज़ की झलक हमें इसमें भी मिलेगी। गांधीवाद पर आस्था रखने वाले थे भवानी प्रसाद मिश्र जी। गांधी साहित्य को हिंदी में अनुदित करके उन्होंने कविता और गांधी के बीच में एक सेतु का भी निर्माण किया। उन्हें कविता का गांधी भी कहा जाता है। मिश्र जी की कविताओं की एक खास विशेषता है कि जो बोलचाल की शैली है, बोलचाल की जो गद्यात्मक शैली होती, बोलचाल का एक तरीका होता है, उसे ही कविताओं में बदल देना, जिसे हमें इनकी कविता अपने बड़े करीब लगती है। उसमें कुछ विशेष ढूंढने की आवश्यकता हमें नहीं पड़ती। ये हर विषय को घरेलू बना लेते हैं। हमसे जुड़ी हुई, घर के आसपास से जुड़ी हुई छोटी मोटी चीज़ें, जैसे यहाँ दिया आंगन का पौधा, शाम, दूर दिखती पहाड़ी, ये सारी चीज़ें इनकी कविता का विषय हो जाते हैं, जो हमारे बिल्कुल आसपास होते हैं। तो इनकी कविताएं नई कविता के दौर का इनका लेखन है, जिसमें आवश्यकता अनुसार या जो यथार्थ है उसमें उसका व्यंग और क्षोभ भी है, लेकिन ये सृजनात्मक है। ये कोई प्रतिक्रिया के रूप में व्यक्त नहीं हुआ है, बल्कि उससे कुछ अच्छा करने का प्रयास इन्होंने किया है। गांधीवादी होने के कारण अहिंसा और सहनशीलता के भाव इनकी कविताओं में मुख्य रूप से मिलते हैं। यहाँ जो कविता आज हम इनकी पढ़ने जा रहे हैं, घर की याद, ये बिल्कुल एक बड़े ही सहज भाव की कविता और बहुत ही सहज सरल शैली में, ऐसे लगता है बातचीत की शैली में लिखी हुई है ये कविता। जहाँ कवि जेल प्रवास के दौरान जब बारिश होती है सावन में, तो उसे अपने घर और एक एक करके घर से जुड़े हुए सारे सदस्यों की याद आती है, और वो उन्हें किस प्रकार याद करता है, उन तक किस तरह अपना संदेशा भेजता है। यह एक प्रयोग जो है भवानी प्रसाद मिश्र ने ये जो बात की है कि प्राकृतिक उपादानों को संदेशवाहक के रूप में, मैसेंजर के रूप में उन्होंने यहाँ पे स्थापित किया है। कुछ उसी तरह जैसे कालिदास ने मेघदूतम का यक्ष जो है रामगिरी पर्वत पर बैठकर वहाँ से मेघ से संदेशा भेजता है, या पवन दूतिका राधा गोकुल में रह के पवन के माध्यम से मथुरा तक कृष्ण को संदेशा भिजवाती हैं, या फिर यशोदा मथुरा जाने वाले किसी राहगीर को संबोधित करके कहती है, संदेशो देव की सो कहियो। यही कुछ भाव इस कविता में भी है। जहाँ कवि जेल में है, वो राष्ट्रीय आंदोलन के चलते जेल गया हुआ है, वहाँ बड़े लंबे समय से है, और जब बारिश होती है, सावन की बारिश होती है, तो उसे अपने घर और विभिन्न चीज़ों की याद आती है। तो वो सावन को ही संदेशवाहक बना देता है, सावन को ही दूत बनाकर, मैसेंजर बनाकर वो अपने घर के लिए कुछ, पहले तो उसे बताता है
कि मेरा घर कैसा होगा, घर में कैसे लोग होंगे, कैसा माहौल होगा। और जब तुम सब देख लेना, समझ लेना, तो उनसे मेरा ये संदेशा कहना, मेरी हालचाल कहना, ऐसा सावन को कहता है। तो किस तरह से इस बड़ी सहज सहज लेकिन बहुत मार्मिक कविता को हम देखते हैं। घर की याद। आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, रात भर गिरता रहा है, प्राण मन घिरता रहा है। पहली बारिश जब सावन की होती है, जेल में स्थित कवि को दिखता है, वो देख रहा है कि बहुत बारिश हो रही है, आज बारिश हो रही है, बहुत बारिश हो रही है, रात भर हुई है, प्राण मन घिरता रहा है। और इस बारिश को होती देखकर प्राण मन घिरता रहा है, मन बड़ा बेचैन सा हो रहा है। आज इतनी बारिश हो रही है और इस बारिश में घर नज़र में तिर रहा है, घर की मुझसे दूर है जो, घर खुशी का पूर है जो। इतनी तेज़ बारिश में आज मेरा घर मेरी नज़रों में तैर रहा है, मुझे याद आ रहा है वह घर जो इस समय मुझसे बड़ा दूर है, वह घर जो मेरी खुशियों का पूर है, मेरी खुशियों को पूर्ण करने वाला है, वो घर आज मुझे बड़ा याद आ रहा है। घर की घर में 4 भाई, मायके में बहन आई बाप के घर, हाय रे परिताप के घर। ये पैराग्राफ इम्पॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा बच्चों। घर के घर में 4 भाई, वह घर जिस घर में मेरे 4 भाई हैं। अब वो जैसे ही पहले बारिश होती है, बारिश में उसे घर की याद आती है और फिर एक एक करके घर में रहने वाले सारे सदस्य याद आते हैं, वहाँ का माहौल याद आता है। कैसे? वह घर जिस घर में मेरे 4 भाई हैं, मायके में बहन आई। इस समय मेरी बहन भी मायके आई हुई है। ये एक रिवाज या एक सिस्टम की बात है, जहाँ पहले का एक नियम था, हालांकि अब ये सब चीज़ें उतनी नहीं हो रही हैं, लेकिन एक रिवाज है विशेष रूप से उत्तर भारत में, कि जो लड़कियां होती हैं वो सावन में अपने ससुराल से मायके आती हैं, क्योंकि सावन में लड़कियों के जो मुख्य 2 त्यौहार पड़ते हैं, नागपंचमी और रक्षाबंधन, तो ये पहले मायके में मनाने की प्रथा थी, तो लड़कियां ससुराल से मायके आती थीं। वही बात यहाँ कवि कह रहा है कि मायके में बहन आई, मेरी बहन मायके आई है, लेकिन बहन आई बाप के घर, हाय रे परिताप के घर। इस बार जो बहन बाप के घर आई है, पिता के घर आई है, वो पिता के घर में उसे खुशियाँ नहीं, परिताप यानी दुख मिल रहा है। आमतौर पर लड़कियां ससुराल से मायके आती हैं, पिता के घर आती हैं तो बड़ी खुश, बिल्कुल आज़ाद होती हैं, सारी जिम्मेदारियों से मुक्त, उन्हें अपना पिछला जीवन मिलता है, यहाँ पे खुशियों का वही माहौल मिलता है। लेकिन अब की बार मेरी बहनों के लिए बाप का घर परिताप का घर हुआ है, दुखों का घर हुआ है। क्यों? क्योंकि उस घर का एक सदस्य, उनका एक भाई जेल में बंद है। घर के घर में सब जुड़े हैं, सब के इतने कब जुड़े हैं, 4 भाई 4 बहनें, भुजा भाई प्यार बहनें। वह घर जिस घर में सब जुड़े हैं, इस समय सब हैं, सब के इतने कब जुड़े हैं। सबका एक साथ इतना रहना बड़ा मुश्किल हो गया, सब एक साथ जुट नहीं पाते, इकट्ठे नहीं हो पाते घरों में। लेकिन इस समय 4 भाई 4 बहनें, भुजा भाई प्यार बहनें, 4 भाई बहनें एक दूसरे के साथ हाथ मिलाकर खड़े, यानी एक साथ हैं। ऐसे मौके बड़े कम आते हैं, लेकिन इस समय सब जुड़े हैं, बस एक मैं ही नहीं हूँ। और माँ बिन पढ़ी मेरी, दुख में वह गढ़ी मेरी, माँ की जिसकी गोद में से रख लिया तो दुख नहीं फिर। और उस घर में बिना पढ़ी लिखी मेरी अनपढ़ माँ भी होगी, जो मेरे दुख में गढ़ी, जो इस समय मेरी वियोग के दुख से भरी हुई होगी। वह माँ जिसकी गोद में सिर रख लिया तो दुनिया का कोई दुख नहीं रह जाता था, वह माँ भी इस समय मेरे दुख में डूबी होगी। मेरा दुख उसके चेहरे पर, मेरे वियोग का दुख, दूर रहने का दुख उस माँ के पूरे व्यक्तित्व पर छाया होगा। माँ की जिसकी स्नेह धारा का यहाँ तक भी पसारा, उसे लिखना नहीं आता जो कि उसका पत्र पाता। वह माँ जिसे लिखना पढ़ना तो नहीं आता कि वो मुझे पत्र लिख सके, लेकिन उसकी स्नेह धारा,
उसकी ममता की उसके स्नेह को मैं यहाँ भी पसारा, पसारा का मतलब होता है प्रसार, फैलाव, उस माँ के प्रेम को मैं यहाँ तक महसूस कर सकता हूँ। उस माँ के प्रेम का प्रसार यहाँ तक है, मैं महसूस करता हूँ। हालांकि वो पत्र नहीं भेजती, उसे लिखना नहीं आता, लेकिन बिना लिखे, बिना पत्र के, बिना कुछ कहे मैं उसकी ममता की धारा यहाँ तक भी महसूस करता हूँ। अब कवि को भाई बहनों के माँ के बाद अपने पिता की याद आती है। पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, जो अभी भी दौड़ जाएं, जो अभी भी खिलखिलाएं। उस घर में मेरे पिताजी भी होंगे जिनको अभी तक बुढ़ापा छू भी नहीं गया, एक क्षण भी नहीं व्यापा, यानी क्षण भर के लिए भी उन्होंने कभी अपने आप को बूढ़ा महसूस नहीं किया। जो अभी भी दौड़ लगा सकते हैं, जो अभी भी खिलखिला कर हंसते हैं। मौत के आगे न हिचकें, शेर के आगे न बिचकें, बोल में बादल गरजता, काम में झंझा लरजता। वो पिता जो मौत भी सामने आकर खड़ी हो जाए तो उन्हें कोई हिचक नहीं होगी, कोई संशय नहीं होगा। शेर के आगे न बिचकें, शेर भी सामने आ जाए तो भयभीत नहीं होंगे, अपने रास्ते से तब भी नहीं हटेंगे। बोल में बादल गरजता, जिनकी बोल, जिनकी आवाज़ बादलों की तरह गंभीर और गूंजती हुई है। काम में झंझा लरजता, झंझा मतलब बिजली, और बिजली की तेज़ी से जो काम करते हैं, ऐसे मेरे पिताजी भी उस घर में होंगे। आज गीता पाठ करके, दंड 260 करके, खूब मुग्दर हिला लेकर, मूठ उनकी मिला लेकर। आज वो पिताजी जब अपने दैनिक कार्यक्रमों से निवृत्त होकर, जो उनका रोज का नियम था कि वो गीता पाठ करते थे, सुबह नहा धो के गीता पाठ करते थे, फिर 260 दंड बैठक करते हैं, मुग्दर लेकर उनकी मूठ मिलाकर एक्सरसाइज करते हैं, शारीरिक श्रम करते हैं। मुग्दर ये लकड़ी का बना हुआ एक होता है जिसकी मूठ मिलाकर, नहीं, जिसके हैंडल पकड़ के उसको सीधा खड़ा करते हैं बच्चों, सीधा बिल्कुल ऐसे उसे मिलाकर, यानी एक्सरसाइज के लिए, हाथों की मजबूती के लिए ये अभ्यास करते हैं। तो उसकी मूठ को लेकर बिल्कुल ऐसे सीधा 180 डिग्री पे एक साथ उनको दोनों को रखना माना जाता है कि आपका जो हाथों की मजबूती बहुत अच्छी है। तो वो पिताजी रोज़ ये काम करते हैं कि आज जब वो गीता पाठ करके 260 दंड बैठक करके मुग्दरों की मूठ मिलाकर, यानी अपना रोज का नियम पूरा करके, जब कि नीचे आए होंगे नैन जल से छाए होंगे, जब वो नीचे आए होंगे, शायद पिताजी ऊपर के कमरे में रहते हैं और रोज़ ये सारा काम अपना पूजा पाठ, अभ्यास, शारीरिक श्रम वगैरह करके रोज़ नीचे आते होंगे। आज जब वो नीचे आए होंगे नैन जल से छाए होंगे, हाय पानी गिर रहा है, घर नज़र में तिर रहा है। आज जब वो नीचे आए होंगे उनकी आँखों में आंसू आ गए होंगे, बड़ी बारिश हो रही है, वो घर मुझे बड़ा याद आ रहा है, ऐसा कवि कह रहा है। पिताजी आज नीचे आए होंगे तो उनकी आँखों में आंसू क्यों आ गए होंगे, इसका कारण बताता है कवि। 4 भाई 4 बहनें, भुजा भाई प्यार बहनें, खेलते या खड़े होंगे, नज़र उनको पड़े होंगे। पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, रो पड़े होंगे बराबर 5वें का नाम लेकर। कि आज पिताजी जब नीचे आए होंगे तो उनको नीचे दिखा होगा कि 4 भाई 4 बहनें ये सब एक दूसरे के साथ मिलकर खड़े हैं, बातचीत कर रहे हैं। उन्हें अचानक 5वें यानी मेरी याद आ गई होगी। वो पिताजी जिनको अभी तक बुढ़ापा छू भी नहीं गया है, वो मेरा नाम लेकर मुझे याद करके रो पड़े होंगे। वही आंसू उनकी आँखों में दिख रहा है जब वो ऊपर से नीचे आते हैं और बाकी भाई बहनों को देखते हैं तो मेरी कमी उन्हें महसूस होती है। 5वां मैं हूँ अभागा, जिसे सोने पर सुहागा, पिताजी कहते रहे हैं, प्यार में बहते रहे हैं। वह 5वां जिसे याद करके पिता की आंखों में आंसू आ गए होंगे, वह 5वां मैं हूँ, मैं अभागा हूँ, जिसके कारण पिता की आंखों में आंसू आए होंगे।
मैं पांचवा, जिसे पिताजी सोने पर सुहागा कहते थे, यानी अपने बाकी 4 बेटों को सोना कहते थे, मुझे सोने पर सुहागा कहते थे, मुझे बहुत प्यार करते हैं। सोने पर सुहागा बच्चों एक मुहावरा होता है। सोने पर सुहागा यानी अच्छे में और अच्छा होना, कि चारों बेटे उन्हें बहुत प्यारे थे, मैं और ज़्यादा प्यारा था, मुझे और ज़्यादा मानते थे। वो पिताजी आज मुझे याद करके रो दिए होंगे, आज उनके स्वर्ण बेटे लगे होंगे उन्हें हेठे, क्योंकि मैं उन पर सुहागा बंधा बैठा हूँ अभागा। आज उनके वो सोने से 4 बेटे उन्हें हेठे लगे होंगे, आज उन्हें देखकर, हेठे का मतलब ऐसे हेठ करना, यानी थोड़ा सा उनको कम महसूस करना। तो आज उन चारों बेटों के, जिन्हें वो उन्हें भी बहुत प्यार करते थे, लेकिन आज उनके प्यार से ज़्यादा मेरा प्यार उन पर हावी हो गया होगा, क्योंकि उन चारों से ज़्यादा मुझे प्यार करते थे, मुझे सोने पर सुहागा कहते थे, और मैं अभागा आज जेल में बैठा हूँ। तो उनको चारों भाइयों के प्रति भी आज उन्होंने कुछ कहा नहीं होगा, बस दुखी हो गए होंगे। और पिता की ये स्थिति देखकर, पिता की आंखों में आंसू देखकर, माँ ने जब उन्हें समझाया होगा तो अपने दुखों को माँ ने कितना रोका होगा, और माँ ने कहा होगा दुख कितना बहा होगा, आँख में किस लिए पानी, वहाँ अच्छा है भवानी। और जब माँ जो पहले से ही, जैसा कि पीछे वो कह रहे हैं, और वह दुख में वह गढ़ी मेरी, कि वो माँ जो मेरे ही दुखों में डूबी थी, लेकिन आज उस माँ ने जब पिता को दुखी देखकर उन्हें समझाया होगा तो अपने दुखों पर कितना कंट्रोल किया होगा। माँ से पिता को समझाया होगा कि आँख में किस लिए पानी, तुम्हारी आँखों में क्यों आंसू आ रहे हैं, वहाँ अच्छा है भवानी, भवानी वहाँ जेल में सकुशल है, बहुत अच्छा है। वह तुम्हारा मन समझकर और अपनापन समझकर गया है, सो ठीक ही है, यह तुम्हारी लीक ही है। कि माँ ने जब पिता को समझाया होगा कि भवानी वहाँ बड़ा सुखी है, बहुत अच्छा है, और वह तुम्हारा मन समझकर और अपनापन समझकर, उसने इस देश को अपना समझकर और तुम्हारा मन समझकर, यानी तुम्हारी तरफ से एक मौन सहमति उसे मिली थी, तभी वो गया है, और गया है तो ठीक ही है, यह तुम्हारी लीक ही है। लीक यानी रास्ता, तुम्हारे ही रास्ते पर तो वो भी चल रहा है, तो ठीक ही है, कोई गलत काम नहीं किया, और तुम्हारी मर्जी से, तुम्हारी सहमति से ही गया हुआ है, और देश के लिए गया है, तुम्हारे ही रास्ते पर चल रहा है। पाँव जो पीछे हटाता, कोख को मेरी लजाता, इस तरह हो न कच्चे, रो पड़ेंगे और बच्चे। अगर वो इस रास्ते पर आगे बढ़कर जेल जाने के डर से अपने पैर पीछे हटा लेता तो ये मेरे कोख का, मेरी ममता का अपमान होता। इस तरह हो न कच्चे, इस तरह इतने अधीर, इतने कमज़ोर मत बनो, तुम्हें देखकर बाकी बच्चे भी रो पड़ेंगे, बाकी बच्चे भी दुखी हो जाएंगे अगर तुम इतना दुखी हो जाओगे। तो इतने कच्चे मत हो, यानी इतने अधीर, इतने कमज़ोर मत पड़ो। उसने जो कुछ किया है ठीक किया है, तुम्हारी सहमति से किया है। और जब पिताजी ने माँ के द्वारा अपनी ये चोरी पकड़ी गई होगी तो उन्होंने कहा होगा कि मैं कहाँ रो रहा हूँ, मैंने अपना धैर्य नहीं छोड़ा है। और अपने आंसू छुपाने के लिए, अपने दुख छुपाने में पिताजी को कितना सहना पड़ा होगा जब उन्होंने ये कहा होगा कि मैं कहाँ रो रहा हूँ। अब कवि कह रहा है सावन से कि हे सावन, मेरे घर वालों को जाके संदेशा दो, उनके दुख को कम करो। हे सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो वे न बरसे, पाँचवें को वे न तरसे। कि हे सजीले सुंदर हरे भरे सावन, तुम बड़े पुण्यात्मा हो, तुम्हें जितना बरसना हो बरसो, लेकिन कुछ ऐसा करो कि मेरे घर वाले मेरे लिए तरसे ना, मेरे लिए दुखी ना हो। उनसे जाकर कहना कि मैं यहाँ बड़े मज़े में हूँ, ये सही बात है कि मैं यहाँ बड़े मज़े में हूँ, बड़ा सुखी हूँ, बस इतना ही है कि घर नहीं हूँ। ये संदेशे के लिए कह रहा। फिर कवि अपने मन में सोच रहा है, किंतु यह बस बड़ा बस है, इसी बस से सब विरस है। किंतु यह बस,
यह बस यानी ये जो अंतर है कि मैं घर नहीं हूँ, जेल में हूँ, यह अंतर, यह भावना ही बहुत बड़ा बदलाव है, बहुत बड़ा अंतर है, दुखों का कारण है। और इसी बस से, इसी एक बदलाव से सब कुछ विरस है, सब कुछ रसहीन हो गया है, दुखद सा हो गया है कि बस मैं घर नहीं हूँ, जेल में हूँ। ये एक बस ही बहुत बड़ा अंतर है। यहाँ यमक अलंकार है बच्चों। तो ये चीज़ें कवि सावन से कहता है कि तुम वही बातें कहना जो मैं बता रहा हूँ, जो महसूस कर रहा है उसे अपने आप में ही वो महसूस कर रहा है। किंतु उनसे यह न कहना, उन्हें देते धीर रहना, उन्हें कहना लिख रहा हूँ, उन्हें कहना पढ़ रहा हूँ। किंतु तुम मेरे घर जाके ये सब मत कहना कि ये जो मैंने अंतर और जो डिफरेंस दिखाए हैं उन्हें ये जाकर कह देना, उन्हें बस धैर्य देना। उनसे कहना मैं खूब यहाँ पे लिख रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, काम करता हूँ कि कहना, नाम करता हूँ कि कहना। उनसे कहना मैं यहाँ खूब काम करता हूँ, उनका नाम कर रहा हूँ। चाहते हैं लोग कहना, मत करो कुछ शोक कहना। यहाँ मेरे साथ रहने वाले लोग भी उनके लिए कहते हैं कि कोई दुखी मत होना, मेरे माँ बाप भाई बहन कोई दुखी मत होना। ये मेरे साथियों का संदेशा है, मैं यहाँ बड़े मज़े में हूँ। और कहना मस्त हूँ मैं, कातने में व्यस्त हूँ मैं, वजन 70 सेर मेरा और भोजन ढेर मेरा। हे सावन, मेरे घर जाकर ये भी कहना कि मैं यहाँ बड़ा मस्त हूँ, बहुत मज़े में हूँ, खूब चरखा चलाता हूँ, खूब सूत काटता हूँ। काटना मतलब सूत काटना, धागे बनाना चरखे से, कि मैं यहाँ खूब सूत काट रहा हूँ, खूब मस्त हूँ। वजन 70 सेर मेरा, 70 सेर मेरा वजन हो गया है। खूब ढेर सारा भोजन करता हूँ, कूदता हूँ, खेलता हूँ, दुख डटकर ठेलता हूँ, और कहना मस्त हूँ मैं। खूब खेलता कूदता हूँ, अपने दुखों को ढकेल देता हूँ, दूर फेंक देता हूँ। उनसे कहना मस्त हूँ मैं। ये सारी चीज़ें जो ऊपर से अभी तक कवि कह रहा कि ये सब कुछ उन्हें बताना, उन्हें कहना मैं बड़े मज़े में हूँ, बड़ा मस्त हूँ। यों न कहना अस्त हूँ मैं। उनसे ये मत कहना कि मैं बड़ा अस्त, मैं बड़ा बुझा बुझा सा, बड़ा चुपचाप रहने लगा हूँ, ये मत कहना। यानी जो तुम देख रहे हो ये मत कहना, जो मैं कह रहा हूँ तुम वही कहना। हाय रे ऐसा न कहना है कि जो वैसा न कहना। हे सावन, जो कुछ तुम यहाँ देख रहे हो वो सब मत कहना, वही कहना जो मैंने तुम्हें बताया है। उनसे ये मत कहना कह न देना जागता हूँ, उनसे ये मत कहना कि मैं रात रात भर जागता हूँ, आदमी से भागता हूँ, मैं बड़ा एकांत प्रिय हो गया हूँ, अकेले रहने लगा हूँ। ये सब बातें उनसे मत कहना। उनसे कहना मैं तो खूब मस्ती में हूँ, खाता पीता खेलता कूदता हूँ, खूब मोटा हो गया हूँ। यही सब बातें कहना जिससे उन्हें धैर्य मिले, सुकून मिले। कह न देना मौन हूँ मैं। उनसे मत कहना कि मैं बहुत चुप रह गया हूँ, मैं बहुत मौन रहने लगा हूँ, मैं समझ नहीं पाता हूँ कि मैं कौन है, मैं अपने अस्तित्व की पहचान ही नहीं कर पा रहा हूँ, बड़ा परेशान सा हो गया हूँ। ऐसा कुछ मत कहना। देखना कुछ बक न देना, उन्हें कोई शक न देना। देखना जल्दबाजी में या बहुत जोश में कुछ ऐसा मत कह देना कि उन्हें कोई शक हो जाए। कुछ बक न देना यानी बिना सोचे समझे कोई ऐसी बात मत कह देना कि उन्हें शक हो जाए कि मैं यहाँ दुखी हूँ। उन्हें वही कहना जो मैंने तुम्हें बताया है। हे सजीले हरे सावन, है कि मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो वे न बरसे, पाँचवें को वे न तरसे। हे सजीले सुंदर मेरे हरे भरे सावन, तुम बड़े पुण्यात्मा हो, बड़े पवित्र हो, जाओ मेरे घर ये संदेशा लेकर जाओ, तुम्हें जितना बरसना है बरसो, लेकिन मेरे घर वालों को ऐसा संदेशा दो कि वे पाँचवें के लिए तरसे ना, मेरे लिए वे दुखी ना हो। तुम जितना बरसना है बरसो, पर उनकी आँखों से आंसू ना गिरने पाएँ। कुछ ऐसा करो, कुछ ऐसा संदेशा दो, मेरा इतना काम कर दो। तो कवि बच्चों यहाँ पे ये कविता यहीं पर पूरी हो रही है। कवि
सावन को देखकर, पहली बारिश को देखकर जब उसे घर की याद आती है, उनके एक एक सदस्यों की याद आती है, उसके बाद वो एक एक करके उनका वर्णन करता है और फिर इस चिंता में कि घर वाले मेरे लिए दुखी होंगे, उनके लिए ये संदेशा सावन से भिजवाता है और उनके दुखों को कम करने का प्रयास करता है। तो बड़ी आसान, बहुत सहज सरल शैली में लिखी हुई कविता है। तो निश्चित रूप से आप इसे समझ गए होंगे। इसी के साथ इस कविता की व्याख्या यहीं पे समाप्त होती है। धन्यवाद।